चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। वो कुछ उसमें MMT5 का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, 2 लेक्चर हुआ था डिस्कशन में। तीसरा लेक्चर है आज। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आज के क्वेश्चंस में, तो डिस्कस करते हैं। ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीथेन गैस इज नॉट प्रेजेंट इन विच फॉर्म इन द कोल बेड। मीथेन गैस इनमें से किस फॉर्म में नहीं कोल बेड में पाया जाता है। हम लोग को पता है कि मीथेन गैस कोल बेड में 2 फॉर्म में पाया जाता है। जो आपका एक सेकेंड, हाँ, जो आपका मीथेन गैस है वो 2 फॉर्म में पाया जाता है कोल बेड में। एक तो आपका जो फ्री गैस है, फ्री गैस कंप्रेस्ड होता है। फ्री गैस आपका कंप्रेस्ड होता है इन द पोर्स ऑफ कोल। दूसरा होता है कि एक आपका फ्री गैस जो होता है वो कंप्रेस्ड होता है इन द पोर्स स्पेस ऑफ द कोल। और दूसरा जो आपका गैस होता है वो एडजॉर्ब्ड एडजॉर्ब्ड ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द कोल। कोल की कैविटी में भी होता है, हाँ वही है फ्री गैस कंप्रेस्ड इन द पोर्स ऑफ द कोल। जो पोर्स जो स्पेस होगा कोल का उसी को हम लोग कहेंगे कैविटी। उसमें हम लोग का मीथेन गैस है उसको पाया जाता है, वो कंप्रेस्ड फॉर्म में रहता है। और एक एडजॉर्ब होता है ऑन द इंटरनल सरफेस ऑफ द कोल। जो सरफेस ऑफ द कोल है उसमें फ्री गैस आपका मीथेन गैस है वो एडजॉर्ब होता है। एडजॉर्ब होता है गैस एडजॉर्ब इन द इंटरनल सरफेस ऑफ द कोल। जो पहला दूसरा ऑप्शन है वो दोनों। ठीक है। सरफेस ऑफ कोल, ये दोनों फॉर्म में आपका मीथेन गैस किसी भी कोल बेड में पाया जाता है। ठीक है। तो क्या है इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन तो सही है, इसमें पाया जाएगा, तो किसमें नहीं पाया जाएगा। अलॉन्ग विथ कार्बन, कार्बन कंटेंट के साथ आपका नहीं पाया जाता है। अलॉन्ग विथ कार्बन कंटेंट का मतलब कि कार्बन के साथ आपका मिक्स हो केमिकल फॉर्म में, तो वो ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्या कह रहे हो कि एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब में क्या अंतर है? देखो इसमें 2 चीज होता है, एक होता है एब्जॉर्ब और होता है एक एडजॉर्ब। जो एब्जॉर्ब होता है वो ओवरऑल मटेरियल में आपका होता है। एब्जॉर्प्शन जो एब्जॉर्ब होता है वो प्रोसेस होता है जो कि ओवरऑल मटेरियल के द्वारा टेकन बाय होता है, लेकिन एडजॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमिना होता है। सरफेस फिनोमिना होता है कि कोई भी एक कोई मटेरियल है, मान लीजिए एक कोई मटेरियल है, उसका ये पूरा मास m होगा। तो पूरे मास m में जो आपका अंदर जाके घुसेगा उसको हम लोग कहेंगे एब्जॉर्ब। और जो सरफेस पे बस आपका इकट्ठा हो जाएगा, सरफेस फिनोमिना, उसको हम लोग कहेंगे क्या, एडजॉर्ब। तो 2 होता है, एड एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब। बेसिकली एब्जॉर्प्शन आपका प्रोसेस होता है जो कि सब्सटेंस बीइंग टेकन अप बाय मटेरियल, होल मटेरियल में होता है वही। एडजॉर्प्शन जो एडजॉर्ब होता है वो प्रोसेस होता है, वो सरफेस फिनोमिना होता है। ठीक है। इसीलिए लिखा है गैस एडजॉर्ब इन द इंटरनल सरफेस ऑफ द कोल, क्योंकि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है तो वो इंटरनल सरफेस ऑफ द कोल पे होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले। हम्म। जैसे आपका इसमें आप क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल मांग रहे हैं जैसे सामने, उसमें लोग क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं। जो आपका स्पॉन्ज स्पॉन्ज का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। पूरी स्क्रीन कर लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ। चलो, हाँ, इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन का क्या एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग। स्पॉन्ज, स्पॉन्ज है जो पूरा वो आपका उसको पानी में डालेंगे तो पूरा वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेगा अपने पूरे ओवरऑल मटेरियल में। ठीक है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन में आपका क्या एग्जांपल होगा कि स्पॉन्ज जो है वो उसको वाटर में डालेंगे तो वाटर वो एब्जॉर्ब कर लेगा।
वही एडजॉर्प्शन में मतलब सरफेस फिनोमिना कर जाते हैं। इसमें ग्लास का एग्जांपल ले सकते हैं, ग्लास है उसके ऊपर आप पानी फेंक रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, एडजॉर्ब होगा। या फिर जो फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर भी आपका एडजॉर्ब करता है, समझे। कोई भी ऐसा चीज जो सरफेस फिनोमिना ओवरऑल मटेरियल में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ओवरऑल मटेरियल में नहीं जा रहा है, ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फुल स्क्रीन करना जरूरी है कि तुम लोग का छोटा है कि तुम लोग का डाउट नहीं दिखता है फिर यार। चलो ये देख लेते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉक्सिक गैस, कौन सा इसमें टॉक्सिक गैस नहीं होता है। तो इसमें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, NO2, CO2, मीथेन क्या हो गया NH4, और कार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया NO2। तो मीथेन आपका इन तीनों में से टॉक्सिक नहीं होता है। टॉक्सिक मतलब जहरीला, जहरीला नहीं होता है कौन सा, मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड आपका थोड़ा मोड़ा मिनिमली टॉक्सिक होता है, माना जाता है थोड़ा मोड़ा, और ऐसे कंसंट्रेशन ज्यादा होता है तो इसको टॉक्सिक माना जाता है। NO2 को आपका भी माना टॉक्सिक माना जाता है, तो मीथेन इसमें से टॉक्सिक नहीं होता है, ठीक है। चारकोल एक्टिवेटेड कार्बन होगा सर एब्जॉर्बेंट में, हाँ ठीक है सही है। स्पॉन्ज को जब पानी में डालेंगे तो पूरा एब्जॉर्ब होगा, और अगर पानी को हम लोग ग्लास में डालेंगे तो एब्जॉर्ब होगा। फिल्टर पेपर पे चारकोल डाल रहे हैं, चारकोल वो एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। चले आगे। ये क्वेश्चन समझ में आया ना, 26 डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो फॉलिंग CO2 टॉक्सिक नहीं सफोकेटिव होता है, नहीं CO2 को हम लोग थोड़ा मोड़ा टॉक्सिक मानते हैं, इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो उन तीनों में कंपेयर करेंगे तो मीथेन आपका नहीं टॉक्सिक है, सफोकेटिव होगा, सही कह रहे हो। लेकिन टॉक्सिक के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे ना, तो उन तीनों में देखा जाए तो मीथेन नहीं होता है आपका, बिल्कुल। लेकिन CO2 को आप देखेंगे तो मिनिमली टॉक्सिक माना जाता है इसको, और NO2 को तो माना ही जाता है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है देखिए, विच ऑफ द, समझ में आया ना सानू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड व्हेन अ मीथेन गैस बर्न इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ एयर। दो गैस हो सकता है, एक की एक सफिशियंट हो, सफिशियंट ऑक्सीजन का सप्लाई हो, और एक होता है इनसफिशियंट, इनसफिशियंट ऑक्सीजन का सप्लाई हो। तो जब सफिशियंट ऑक्सीजन का सप्लाई होगा तो मीथेन बर्न होगा तो क्या बनेगा आपका, CO2 प्लस H2। और जब इनसफिशियंट होगा तो मीथेन बर्न करेगा, फोर है, तो आपका क्या बनेगा, CO प्लस H2। जो सफिशियंट है तो इस केस में क्या बनेगा, वाटर वेपर प्लस CO2, ठीक है। ठीक है, कार्बन वही भाई नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, कार्बन प्लस वाटर कहाँ से पढ़ लिए तुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्या कह रहा, सॉरी सर मिस हो गई, हाँ भाई। 31वां देखते हैं। इसमें से क्या है कि what is the main reason why the sinking fund method of computing depreciation is seldom used in industry। क्यों होता है, क्योंकि इसमें आपका इनिशियल डेप्रिसिएशन है, उसको हम लोग लो मानते हैं। डेप्रिसिएशन आपको पता है ना कि किस रेट से आपका वैल्यू घट रहा है, कोई सामान आप खरीद लिए हैं तो किस रेट से उसका वैल्यू घट रहा है, उसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या मानते हैं कि इनिशियली आपका सिंकिंग फंड मेथड में हम लोग ये मानते हैं कि इनिशियली जो आपका, ये भी रटने वाला क्वेश्चन है, तो कुछ रटने वाले क्वेश्चन अभी थ्योरेटिकल आपका चल रहा है, न्यूमेरिकल आएगा इसके बाद से। तो हाँ, इसमें क्या इनिशियल डिप्रिसिएशन लो का मतलब क्या होगा कि इनिशियल हम लोग मानेंगे कि कम रेट से पैसा घटेगा, फिर बाद में हाई रेट से घटेगा, तो इसमें आपका इनिशियल डिप्रिसिएशन लो होता है, इस वजह से इस मेथड को हम लोग यूज करते हैं। फोर्थ हो गया, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है सब।
हमारी, ठीक है, वो फुल स्क्रीन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए जरा आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि वन प्रोडक्ट असेंबली लाइन इज टू प्रोड्यूस अ सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर प्रोड्यूस करना है। वीकली डिमांड फॉर द जनरेटर इज 35 यूनिट। वीकली डिमांड आपका कितना है? वो है आपका 35 यूनिट्स। और द लाइन ऑपरेटर फॉर द 7 आवर पर डे, 7 आवर पर डे का है काम होता है, और 5 डे पर वीक में काम होता है। ठीक है, ठीक है, तो एक वीक में टोटल कितना काम होता है? एक वीक में आपका कितना काम हुआ? एक वीक में 5 दिन और एक दिन में 7 घंटा, तो टोटल कितना हो गया? 35 हो गया ना, 35 आवर्स। हाँ, पर वीक काम होता है। समझ में आया ना कैसे आया ये? उसमें क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट इन आवर्स रिक्वायर्ड टू लाइन ऑफ द लाइन टू मीट द डिमांड, टू मीट द डिमांड। इसमें कह रहा है कि एक हफ्ते का आपका डिमांड है 35 यूनिट, और एक दिन में 7 घंटा काम होता है, और एक हफ्ते में 5 दिन काम होता है। तो टोटल एक हफ्ते में कितना घंटा काम होगा? 35 घंटा, और 35 यूनिट बनाना है। तो आपको इसमें पूछ रहा है कि एक जो आपको प्रोडक्शन करना है उसमें कितना टाइम देना पड़ेगा? 35 यूनिट है, और 35 घंटा है एक वीक में, तो कितना होगा? 1 यूनिट पर आवर देना पड़ेगा ना आपको। ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच इज डिफाइंड एज द रिडक्शन और द फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू कांस्टेंट यूज ऑफ एंड पैसेज ऑफ टाइम। ड्यू टू कांस्टेंट यूज और पैसेज ऑफ टाइम, क्या होता है बताइए? डिप्रिसिएशन होगा यहाँ पे। कोई भी सामान को हम लोग खरीदेंगे, फिर उसको तुरंत हम लोग बेचने जाएंगे तो एक वैल्यू घट जाता है ना, वो क्या होता है? डेप्रिसिएटेड अमाउंट होता है ना। इसमें क्या होता है? कोई भी सामान हम लोग खरीदे, उसको 10 साल यूज किए, फिर उसका एक सैलवेज वैल्यू है, मतलब कबाड़ का वैल्यू हुआ ना, उन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, वही होता है टोटल डेप्रिसिएशन 10 साल के अंदर। उसको हर साल कैसे बांटना है उसका अलग अलग मेथड होता है, वो आप लोग पढ़े होंगे। तो क्या होता है? यहाँ डेप्रिसिएशन होता है ना, कि व्हाट इज डिफाइंड द रिडक्शन ऑफ फॉल ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू कांस्टेंट यूज इन द पैसेज ऑफ टाइम। क्या होगा? डेप्रिसिएशन होगा। डेप्रिटेशन मतलब क्या? डेप्रिटेशन मतलब तो खत्म होना हुआ। इन्फ्लेशन मतलब समय के साथ टाइम, मतलब समय के साथ वैल्यू ऑफ मनी कम होता गया। मतलब इन्फ्लेशन मतलब ये हुआ कि अभी आप जो 100 रुपए में खरीद सकते थे, वो 1 साल 2 साल बाद आप 200 रुपए में खरीद पाएंगे, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। टू गेट द लंपी कोल और मिनिमाइज द कोल डस्ट द ब्लास्टिंग टेक्निक अडॉप्टेड इज। बताओ भाई, क्या होगा? कौन सा ब्लास्टिंग टेक्निक हम लोग अडॉप्ट करेंगे? कोयोड ब्लास्टिंग। कोयोड ब्लास्टिंग आपका क्या होता है? कोयोड ब्लास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि आपका मान लीजिए एक यहाँ पे, ये इसको हम लोग ब्लास्ट करना है। इसमें हम लोग एक ही ओल में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज डालेंगे और उसको ब्लास्ट करेंगे, तो इससे तो और डस्ट ज्यादा होने का चांस है ना। इसको कोल्ड डस्ट मिनिमाइज करने के लिए मेथड हम लोग नहीं करते। कोल्ड ब्लास्टिंग एक ब्लास्टिंग मेथड होता है जो यूज होता है आपका, जिसमें एक होल में बहुत सारा कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज डालते हैं, स्पेशली हिली रीजन में होता है ये। कुशन ब्लास्टिंग क्या होता है आपका? मफल्ड ब्लास्टिंग, पॉप शूटिंग। मफल्ड ब्लास्टिंग क्या होता है? हम लोग फ्लाइडॉग जो जनरेट होता है उसको रोकने के लिए ऊपर हम लोग जाली नुमा लगाते हैं। मफल्ड ब्लास्टिंग, पॉप शूटिंग, प्लास्टिक शूटिंग, तो ये आपका सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक हो गया। ऑप्शन प्लास्टिक शूटिंग, पॉप शूटिंग में आप जो बोल्डर्स होता है उसमें ड्रिल ड्रिल होल करते हैं, फिर ब्लास्ट करते हैं। पॉप शूटिंग में और प्लास्टिक शूटिंग में आपका
सरफेस के ऊपर हम लोग एक्सप्लोजिव लगा के करते हैं, दोनों सेकेंडरी ब्लास्टिंग टेक्निक हो गया। क्वेश्चन ब्लास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट होल होता है प्रोडक्शन होल के, प्रोडक्शन होल का लास्ट होल या फिर एक और होल हम लोग रो ऑफ होल बनाते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कम कंसेंट्रेशन ऑफ चार्ज डालते हैं। इससे आपका कोल्ड डस्ट भी मिनिमाइज होता है, और साथ ही साथ ये कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक है ग्राउंड वाइब्रेशन को रोकने के लिए, ठीक है, कम करने के लिए। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन ब्लास्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप लोग। हो रहा है कि, कह रहा है कि आपका ब्लॉक और बिटवीन टू लेवल्स 20 मीटर अपार्ट इज 30 मीटर लॉन्ग। दो लेवल्स के बीच में जो कि 20 मीटर अपार्ट और 30 मीटर लॉन्ग है, और जो ओवर बॉडी थिकनेस है वो 2 मीटर है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना हो गया, मतलब निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आ गया 20 × 30 इंटू थिकनेस कितना है 2 मीटर, कितना आ जाएगा, चलिए 20 × 30 इंटू 2, ये जाएगा 1200 मीटर क्यूब, ठीक है, ये हो गया। और आपका कह रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका दिया हुआ ब्लॉक का 2.8 टन पर मीटर क्यूब होता है ये, अगर इसको डेंसिटी में करेंगे, और 2.5% उसका ग्रेड है, टनेज ऑफ कॉपर, मतलब जो और ब्लॉक है उसमें कॉपर कितना है, कितना टन अवेलेबल है। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आपका आ गया, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक के बाद आपका टन ऑफ ब्लॉक निकाल लेंगे, कितना टन है ब्लॉक का, तो 1200 इंटू 2.8, तो 3360 टन है। और इन 3360 टन में आपका 2.5% आपका क्या है, कॉपर, तो टनेज ऑफ कॉपर, ठीक है, 3003 इंटू 2.5 डिवाइड बाई 100, ये ना होगा, कितना आएगा 84, 84 टन आपका कॉपर है। ऑप्शन बी आपका होगा करेक्ट, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। हाँ भाई बताओ, समझ में आया। हम्म, आगे चले, रिपीट करिए सर, रिपीट करिए क्वेश्चन, तुम पढ़ो एक बार क्या कह रहा है कि ब्लॉक और है बिटवीन दो लेवल, दो लेवल के बीच में जो कि 20 मीटर अपार्ट है, उसका लेंथ दिया हुआ, थिकनेस दिया हुआ है, तीनों चीज आपको पैरामीटर दिया है वॉल्यूम निकालने का, लेंथ ब्रेथ हाइट, 20 × 30 इंटू 2 करेंगे, आपका वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, और उसका आपका डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में 2.8 टन पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.8, तो इसका मतलब क्या होता है, 2.8 टन पर मीटर क्यूब होता है। इसको 2.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.8 से, तो आपका टन ऑफ ब्लॉक, मतलब वो कितना टन है आपका ब्लॉक का, तो 360 टन ऑफ ब्लॉक है। और उसमें से कह रहा है कि 2.5% ग्रेड है, ग्रेड मतलब क्या होता है आपका, कि कॉपर कितना परसेंट अवेलेबल है ओवरऑल आपका ओर में, तो वो 2.5% आपका ग्रेड का, 2.5% आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका क्या आ गया, टनेज आ गया, 2.5% आपका मल्टीप्लाई कर देंगे 3360 में, तो 84 टन आ गया। समझ में आया। हम्म, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4.6 मीटर वाइड वेन डीपिंग इन 80 डिग्री, वेन मतलब वही सीम हो गया, या फिर आपका ओवर बॉडी कह सकते हैं, पतला होता है उसको वेन कहते हैं, डिपिंग एट 80 डिग्री इज माइंड बाय हॉरिजॉन्टल कट एंड फील स्टॉपिंग मेथड। इसमें कह रहा है कि एक यहाँ वाली जो वेन है ओवर बॉडी है, उसको हॉरिजॉन्टल कट एंड फील 80 डिग्री है, इसका यूज नहीं आएगा लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा अभी, और हॉरिजॉन्टल कट एंड फील मेथड से आपका कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि स्टोप का आपका इसमें ऐसे बना दिया है, अब ये कोई भी रेगुलर शेप है, लेकिन इसमें जो स्टोप बना रहे हैं उसका हम लोग का साइज दिया हुआ है, स्टोप का साइज दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 46, हाइट दिया हुआ है 3 मीटर, ये मान लीजिए 3 है, 46 दिख नहीं रहा होगा, ऐसे बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप वो चलेगा, थिकनेस आपका इसका दिया हुआ है 4.6 मीटर,
तो फिर देखिए आपका 3 पैरामीटर दिया, वॉल्यूम निकल जाएगा 3 into 46 into 4.6, वॉल्यूम कितना आएगा, कितना आएगा 6,3,4.8 मीटर क्यूब, वॉल्यूम आ गया। फिर कह रहा है इसका स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट दिया हुआ है ऑफ द फिल्म। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, वॉल्यूम आपको पता चल गया। अब इसमें कह रहा है कि ये जो वॉल्यूम है इसको हम लोग कट करके निकालेंगे, फिर इसको हम लोग फिल करेंगे। फिल किससे करेंगे, फिल करेंगे हम लोग मटेरियल से, स्टोइंग करेंगे। तो वो जो फिल मटेरियल है उसका आपका डेंसिटी दिया हुआ है 15.86 किलो न्यूटन पर मीटर, और वॉइड रेशियो उसका दिया हुआ है 0.538। तो वॉइड रेशियो आपको दिया है तो पोरोसिटी पे की पता चल जाएगा ना, E/1 + E फॉर्मूला होता है। ई क्या होता है, पोरोसिटी पी आपका क्या होता है, E/1 + E होता है। फिर ई होता है वॉइड रेशियो, और वॉइड रेशियो आपको दिया है, कितना दिया है 0.538 डिवाइड बाई 1 + 0.538 होगा। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा, इसको सॉल्व करिए। 0.538 डिवाइड बाय 1 + 0.538 होगा, ये आपका पोरोसिटी पी आ जाएगा 0.34 0.35 के आसपास, ठीक है। तो डिजिट लेके चलते हैं, ये सही है। अब देखिए आपका पोरोसिटी पी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये होता है। अब ये क्या कह रहा है, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन। अब कोई भी आपका मटेरियल स्टोइंग मटेरियल है उसमें तीन चीज होगा, एक होगा आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। फुल, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ये गैस और लिक्विड आपका किस में रहता है, वॉइड्स में, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो जाएगा। और ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और ये टोटल होता है वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम भी होता है। अब फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में जो वॉल्यूम गैस जो होता है वो जीरो हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ गैस आपका जीरो हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होगा वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड के बराबर होगा, इस केस में जो वाटर है, ठीक है। समझ में आया ना, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में मतलब कि पूरा आपका पानी है वर्ड्स में भरा हुआ, वर्ड्स में पूरा पानी भरा हुआ है, तो गैस जीरो हो जाएगा और वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम भी, वेलोसिटी पी कितना 0.35। टोटल वॉल्यूम हम लोग निकाल लिए यहाँ पे, इतने वॉल्यूम हम लोग को टोटल भरना है ना। इसको कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है आपका 634.8 इंटू 0.35, मल्टीप्लाई करिए तो 634.8 से 222 के करीब आएगा आपका 222। तो 222 मीटर क्यूब आपका पानी है 634.8 मीटर क्यूब ऑफ स्टोइंग मटेरियल में, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया, रेजिस्ट्रेशन वाली कंडीशन है तो गैस के कोई रोल नहीं है, हाँ सही है, तो गैस का कोई रोल नहीं है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि आपका फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन है, सर कंडीशन फिर से बता दीजिए। इसमें आपका ये कह रहा है कि फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन है, किसी भी आपका स्टोइंग मटेरियल है इसमें तीन चीज से मिलके बना होता है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्लस गैस मिला के वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स होता है, और ये टोटल होता है वॉल्यूम वी। और पोरोसिटी पी का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम वी। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन दिया है फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन, फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में आपका पूरा का पूरा लिक्विड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन होता है कि आपको पहले से पता होना चाहिए, इसमें गैस होता ही नहीं है। गैस जीरो हो जाता है तो वॉल्यूम ऑफ गैस आपका जीरो हो जाएगा, और तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स और टोटल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या जो इस केस में वाटर है उसके बराबर होगा, ठीक है। तो पोरोसिटी पी का फॉर्मूला आपका क्या है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स डिवाइड वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम वी। इस केस में क्योंकि फुल्ली सैचुरेटेड है तो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर होगा डिवाइड टोटल वॉल्यूम। पोरोसिटी पी आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, वर्ड रेशियो दिया है, वर्ड रेशियो से हम लोग पोरोसिटी पी निकाले हैं, वो आगे 0.35। टोटल वॉल्यूम जो कि हम लोग निकाले हैं स्टोव के वॉल्यूम से, उतने ही एरिया को हम लोग फिल करेंगे ना, जितने को कट करेंगे उतने को फिल करेंगे। तो इतना हम लोग कट किए तो इतने एरिया हम लोग को फिल करना है, तो इतना एरिया हम लोग फिल कर रहे हैं तो इतना ओवरऑल वॉल्यूम भी है, इतना ओवरऑल वॉल्यूम भी मतलब इसका मतलब क्या हुआ 634.8 मीटर क्यूब हम लोग को फिल करना है। इतना मटेरियल हम लोग फिल किए,
और जो मटेरियल है उसमें आपका 222 मीटर क्यूब आपका क्या है, वाटर है। और बाकी बचा आपका क्या होगा, सॉलिड मटेरियल होगा, जो कि मतलब इसमें क्या बालू वालू होता है। 634.8 माइनस करिए 222, तो 412.8, 412.8 आपका मीटर क्यूब आपका क्या होगा, सैंड वगैरह होगा। बेसिकली सैंड रहता है, ठीक है। समझ में आया अब? बताओ भाई। हम्म। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पैरामीटर दैट अफेक्ट द मीथेन ड्रेनेज। देखो मीथेन ड्रेन हम लोग जो कर रहे हैं वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। मीथेन ड्रेनेज तो आपका पहली बात तो इस फैक्टर पे डिपेंड करता है। मेथड ऑफ माइनिंग पे करेगा, करेगा ना। रीजन ऑफ मीथेन ड्रेनेज पे करेगा। द नेचुरल और इंड्यूस्ड परमेबिलिटी ऑफ द सोर्स और सीम्स और एसोसिएटेड स्टाटा। तो जो सीम्स है और उसका एसोसिएटेड स्टाटा है उसका परमेबिलिटी कैसा है। परमेबिलिटी पता है ना आपको, फ्लो ऑफ द लिक्विड इन द वर्ड्स, एबिलिटी टू फ्लो ऑफ द लिक्विड्स या फिर मटेरियल इन द वर्ड्स, वो होता है आपका परमेबिलिटी। और होल्ड करने का होता है वो पोरोसिटी पी होता है। जूम कर देते हैं भाई, ठीक है। तो ये भी आपका होगा, ये आपको नोट्स में मिल ही जाएगा, नोट्स का क्वेश्चन है शायद। देखिएगा आप लोग, मुझे तो फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पैरामीटर दैट अफेक्ट द मीथेन ड्रेनेज। तो मीथेन ड्रेनेज का यही तीन आपका मेजर फैक्टर होता है। तो पर्पज ऑफ मीथेन ड्रेनेज ये आपका नहीं होगा, ठीक है। ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे होगा आपका करेक्ट। मतलब इस केस में ये तीनों फैक्टर पे आपका डिपेंड करेगा कि मीथेन ड्रेनेज आप कैसे कर रहे हैं, ठीक है। कि क्या आपका मेथड ऑफ मीथेन ड्रेनेज है, कौन सा मेथड आप यूज कर रहे हैं, आपका मेजर पैरामीटर जो इन सब पे वो इफेक्ट करेगा मीथेन ड्रेनेज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन मेथड ऑफ मीथेन ड्रेनेज। आपको पता है मीथेन ड्रेनेज का आपका टोटल कितना, 5 मेथड होता है। एक इसमें नहीं लिखा है, एक होता है आपका इन सिम, एक होता है क्या आपका इन सिम मीथेन ड्रेनेज, ठीक है। इन सिम मीथेन ड्रेनेज एक ये मेथड होता है। फिर स्वेच मेथड होता है, इसको सुपर एडजेसेंट मेथड भी कहते हैं। क्रॉस मेजर बोरल मेथड होता है, क्रॉस मेजर बोरल मेथड होता है। और एक गॉब ड्रेनेज अंडरग्राउंड बोरल होता है। और पैक कैविटी मेथड होता है। इनमें से जो हम लोग है कौन सा कॉमन मेथड नहीं है। बेसिकली हम लोग जो गॉब ड्रेनेज बाय अंडरग्राउंड बोरोल्स है ये हम लोग कॉमनली यूज नहीं करते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है कि मतलब लॉन्ग वॉल पैनल है, तो जहाँ पे आपको गॉब एरिया है उधर से हम लोग जो मीथेन एक्युमुलेट हो जाता है उस एरिया में, वहां से हम लोग मीथेन एक्सकवेट करते हैं। मतलब एक्सकवेट बोल रहे हैं, मतलब मीथेन ड्रेन करते हैं। तो ये एक कॉमन मेथड नहीं है मीथेन ड्रेनेज का, ठीक है। क्योंकि इससे आपका बहुत मीथेन जो लीकेज का चांस ज्यादा बढ़ जाता है वाइन वर्किंग एरिया में, ठीक है। मल्टीपल मीथेन ड्रेनेज आपका मेथड है, आपका थ्योरेटिकल आपको एक एक पढ़ाया गया होगा। जैसे बोरोल मीथेन ड्रेनेज मेथड, ये आपका क्या होता है कि इसमें जो आपका लॉन्ग वॉल पैनल है पीछे से मान लीजिए एडवांसिंग करते हुए हम लोग आ रहे हैं, एक और बता देता हूँ। इधर से हम लोग रिट्रीट करते हुए आ रहे हैं, ये है लॉन्ग वॉल, ये है ना, डायग्राम हमसे नहीं बनता है, ठीक है। इधर से हम लोग करते हुए आ रहे हैं रिट्रीट, एडवांस ऑफ लॉन्ग वॉल हो रहा है।
इधर से इधर हो रहा है, तो इधर जो जहाँ पे आपका अभी तक कोल एक्सकवेट नहीं हुआ, यहाँ पे हम लोग बोरहोल्स ड्रिल करते हैं। ठीक है, बोरहोल्स ड्रिल करते हैं और यहाँ से हम लोग निकालते हैं। ये बेसिकली बोरहोल्स हम लोग क्या कहते हैं, फ्लैंकिंग बोरहोल्स कहते हैं। फ्लैंकिंग बोरहोल्स कहते हैं। ठीक है, और ये बोरहोल्स, ये उसको हम लोग कहते हैं फ्लैंकिंग बोरहोल्स, और ऊपर जाकर कनेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ से हम लोग ऐसे मीथेन है उसको ड्रेन करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? देखिए दो तीन क्वेश्चन ये सब आपस में रिलेटेड है। देखिए क्या है, विच ऑफ द टाइप ऑफ द बोरहोल्स इज यूज इन द केस ऑफ इन सिम ड्रेनेज। सॉरी हम गलत बता दिए, क्रॉस बोरहोल का बताना था। ये इन सिम का केस है। हाँ इन सिम का, ये इन सिम मीथेन ड्रेनेज का केस है। ठीक है, क्रॉस बोरहोल में आपका क्या होता है, यहीं से आपका जो यहाँ पे जो जहाँ पे कोल का एक्सकवेशन नहीं हुआ है, यहाँ पे आपका हॉरिजॉन्टल होल्स डालते हैं। वही क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड में यहाँ पे आपका इंक्लाइन पे या फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लोग बोरहोल डालते हैं। ठीक है, थोड़ा उल्टा बता दिया मैं। एक सेकंड, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? सर ये मेथड में क्या होता है? ठीक है, ये जो मेथड हम बताए हैं, ये आपका है इन सीम मीथेन ड्रेनेज मेथड। इसमें बेसिकली आपका लॉन्ग वॉल पैनल है और हम लोग रिट्रीट लॉन्ग वॉल मेथड जा रहे हैं, तो मतलब रिट्रीट एडवांस जो भी है बेसिकली रिट्रीट में करते हैं। इसमें आपका जो लॉन्ग वॉल अभी एक्सकवेट नहीं हुआ है, वहां पे हम लोग बोरहोल्स, हॉरिजॉन्टल बोरहोल ड्रिल करते हैं। और इससे हम लोग जो मीथेन गैस है, जो मीथेन गैस आपको पता है ना, दो फॉर्म में होता है। एक तो एब्जॉर्ब रहता है आपका वॉइड्स में, कंप्रेस फॉर्म में वहां बड़ा रहता है, और एक एब्जॉर्ब होता है ऑन द सरफेस ऑफ द कोल में, इंटरनल सरफेस में। तो बोरहोल ड्रिल करके वहां से निकालते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फ्लैंकिंग बोरहोल्स। ठीक है, ये होता है इन सिम मीथेन ड्रेनेज मेथड। और वहीं आपका क्रॉस बोरहोल में ये जो हॉरिजॉन्टल, ये आपका वही वर्टिकल चलाएगा, वर्टिकल बोल रहा हूँ, इंक्लाइन चलाएगा, या फिर अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर नीचे सीम होना चाहिए। ठीक है, तभी हो पाएगा क्रॉस बोरहोल। और इस केस में जो इंक्लिनेशन है वो थीटा, वो भी वेरी करता है। थीटा आपका 50 से 60 डिग्री बीच में डालते हैं, इससे ज्यादा हम लोग नहीं डालते हैं। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। और हम लोग कहते हैं कि 45 से तो कम बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। थीटा लेस देन 45 बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका मेजर प्रॉब्लम करता है आपका आपका गैस लीकेज का। गैस लीकेज हो जाता है और डाइल्यूशन हो जाता है, डाइल्यूशन। ठीक है, ये आपका होता है क्रॉस ओवर। समझ में आया ना आप सब? तो ये क्वेश्चन क्या करें, विच ऑफ द बोरहोल्स इज ड्रिल्ड इन केस ऑफ इनसिम ड्रेनेज मेथड ऑफ मीथेन ड्रेनेज। ये पता है ना, अभी तो बताया फ्लैंकिंग बोरहोल्स होता है। फ्लैंकिंग बोरहोल्स, दो बोरहोल्स जैसे बना है, उसके बीच का जो स्पेसिंग है वो वेरी करता है। सब अभी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा थ्योरेटिकल फॉर्म में। 10 से सब बोरहोल से जो आपका वेरी करता है, 10 से 80 मीटर करीब वेरी करता है। ठीक है, चलिए, फ्लैंकिंग बोरहोल्स का हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या था, कॉन्टूर का क्वेश्चन आपका आता है। वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो ये आप सर एक बार बता दीजिए, मीथेन मेथड ड्रेनेज के विशाल, मतलब एक एक मेथड को मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो बहुत लंबा जाएगा आपका। आप लोग क्लास हुआ है ना मीथेन ड्रेनेज का? दो मेथड तो मैं बता दिया अभी, देख लेते हैं एक बार और हम लोग। इन सिम मीथेन ड्रेनेज मेथड में बता दिया अभी, क्रॉस मेजर बोरहोल मेथड में अभी बता दिया। तीन मेथड और है, फिश मेथड, पैक कैविटी मेथड, और गॉप ड्रेनेज व अंडरग्राउंड बोरहोल्स। गॉप ड्रेनेज तो मैं बताया क्या होता है इसमें, बेसिकली कि जो आपका पीछे गोफ एरिया होता है ना, गॉब एरिया, वहां से हम लोग जो मीथेन वहां जाके एक्युमुलेट होता है, गोफ एरिया में मीथेन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां से आपका ऊपर से बोरहोल ड्रिल करके हम लोग निकालते हैं। ऊपर से सरफेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए, अब ये क्या है, हिर्स बैच मेथड और सुपर सुपर जेसेंट मेथड ये होता है।
इसमें बेसिकली क्या होता है, अगर एक कोल सिम है, मान लीजिए नीचे कोल सिम है और ऊपर भी कोल सिम है, ठीक है, तो ये मेथड तब एप्लीकेबल होता है जब जो अनवर्केबल सिम है वो 25 से 35 मीटर अबव होता है सिम बिंग वर्क्ड। ये क्या मतलब, ये सिम मान लीजिए जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, इसके ये 25 से 35 मीटर ऊपर अगर अनवर्केबल सिम है, तो यहाँ पे जो क्या ये अनवर्केबल मतलब यहाँ काम नहीं चल रहा है, तो इस सिम में हम लोग बेसिकली मीथेन ड्रेनेज करते हैं। इसमें जहाँ सीम, जैसे इसमें डायग्राम और अच्छे से बताते हैं, यहाँ सी नीचे वाला सीम इसमें काम चल रहा है, तो इससे बेसिकली हम लोग बोरहोल ड्रिल करते हैं। मान लीजिए गैलरी है, बोरहोल ड्रिल करेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे फिर ये आपका बोरहोल्स हो जाएगा और फिर यहाँ से हम लोग मीथेन ड्रेनेज करेंगे। ठीक है, तो सुपर जेसेंट और इट्स बेस्ट मेथड समझ में आया ना। ये तब एप्लीकेबल होता है जब एक आपका वर्केबल सिम के 25 से 35 मीटर ऊपर आपका नॉन वर्केबल सिम है, तो नीचे जहां से हम लोग काम कर रहे हैं वहां से ऊपर बोरहोल ड्रिल करेंगे और फिर हम लोग मीथेन ड्रेनेज करेंगे। समझ में आया। क्रॉस मेजर हो गया, इनसी मीथेन ड्रेनेज हो गया, गॉब ड्रेनेज हो गया। पैक कैविटी मेथड देख लेते हैं। पैक कैविटी मेथड बेसिकली इसमें क्या होता है, हम लोग वही जब लॉन्ग वॉल वाला मेथड हम लोग का चल रहा था ना, हम लोग वैसे अभी हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर बता रहे हैं। और इसमें डेप्थ में जाएंगे तो मतलब बहुत सारे टर्म्स आएंगे, इसीलिए ऊपर ऊपर हम बता रहे हैं क्या होता है। पैक कैविटी मेथड में होता है कि हम लोग जो लॉन्ग वॉल चल रहा था उसके पीछे गोफ एरिया है, उसको हम लोग पैक कर देते हैं, और पैक करके जितना मीथेन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रेनेज करते हैं। ये होता है पैक कैविटी मेथड। गो ड्रेनेज में भी वही करते हैं, लेकिन इसमें बेसिकली हम लोग पैक नहीं करते हैं, तो इससे बहुत सारा जो मीथेन लीकेज होता है वो इन द गैलरी हो जाता है, समझे। लेकिन पैक कैविटी में ऐसा नहीं होता है। समझ में आया ना। क्यों। ठीक है, चले आगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिर अब है, देखते हैं। कॉन्टूर्स कैन बी फाउंड इन पॉलिटिकल, टोपोग्राफिकल, फिजिकल और थेमेटिक मैप। खुद बताइए आप लोग किस में आ जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। टोपोग्राफिकल मैप में हम लोग पाएंगे ना, कॉन्टूर को हम लोग किस में पाएंगे, टोपोग्राफिकल मैप में। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप में हम लोग कॉन्टूर को पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच शेप लाइन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिज। रिज और वैली दो चीज होता है, आपको पता होगा। रिज और वैली। रिज आपका क्या इंडिकेट करता है, यू शेप। वैली आपका यू शेप भी हो सकता है और वी शेप भी हो सकता है, दोनों में कोई भी हो सकता है, लेकिन रिज आपका कंफर्म है यू शेप होता है। कैसे आपका कॉन्टूर फॉर्मेशन, अब हम आपको दो डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, आप खुद बताइए कौन सा रिज है, कौन सा वैली है। ठीक है, मीथेन ड्रेनेज कितने टाइप के नहीं होते, मीथेन ड्रेनेज में कितने मेथड होते हैं। 5 मेथड बेसिकली आपके होते हैं मीथेन ड्रेनेज के। 4 वहां दिया था और एक हम बताए थे इन सी मीथेन ड्रेनेज मेथड, वो उसमें नहीं दिया था ऑप्शन में। ठीक है, जब हम लोग कोई भी वर्किंग सिम से मीथेन को निकाल ले तो उसको कहते हैं मीथेन ड्रेनेज। और एक होता है आपका कोल बेड मीथेन, सीबीएम मेथड। वो आपका जो कोल के, अब हम लोग कोल वर्किंग नहीं है वहां पे, आपका कोई मेथड नहीं चल रहा है, हम लोग सरफेस से ड्रिल, बोरहोल ड्रिल करके कोल सिम से मीथेन को निकालते हैं, उसको कहते हैं सीबीएम, कोल बेड मीथेन मेथड। समझ में आया आपको। दो चीज होता है, एक होता है मीथेन ड्रेनेज, एक होता है कोल बेड मीथेन, सीबीएम। ठीक है ना। अब हाँ, इसमें क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि विच रिज और वैली दो चीज होता है। रिज आपका यू शेप्ड होता है, इसका आंसर ये है। और थोड़ा देखते हैं, वैली यू और वी दोनों होता है। अब रिज वैली कैसे आपका कॉन्टूर में आपको इंडिकेट करता है, ये बात जैसे हम बना दे रहे हैं, ये 100 है, ये 90 है, ये 80, 70, ये 60, ये 100 है, ये 110, ये 120, ये 130, ये 140। ये ए और बी ऑप्शन दो है, इसमें कौन सा आपका रिज इंडिकेट कर रहा है, कौन सा वैली बताइए। कौन सा आपका रिज इंडिकेट कर रहा है, कौन सा वैली।
हम्म बताइए। ए वैल्यू कैसे रिप्रेजेंट करेगा, आप खुद बताइए। ए में क्या है आपका, घटते जा रहा है। ए में आपका घटते जा रहा है ना। ए आपका रिज रिप्रेजेंट करेगा, बी आपका वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ए आपका रिप्रेजेंट करेगा रिज और बी आपका रिप्रेजेंट करेगा वैल्यू। ये हाई पॉइंट है, फिर ये लो 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 पॉइंट चलते आ रहा है। ये क्या रिज बना रहा है ना। और बी आपका ये लो पॉइंट है, फिर हाई हाई चलते जा रहा है, तो वैल्यू बना रहा है ना ये। समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू कंट्रोल लाइंस ऑफ डिफरेंट एलिवेशन यूनाइट टू फॉर्म वन लाइन इन ओनली केस। क्लिफ, वर्टिकल क्लिफ, इसका आपको पता ही होगा। क्लिफ, वर्टिकल क्लिफ क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे ये ऐसे है, ये ये जो होता है ये आपका वर्टिकल क्लिफ होता है। इसका हम लोग जब रिप्रेजेंट करेंगे उससे, तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल लाइन अलग है, यह एलिवेशन बढ़ते जा रहा है। इसका कैसे बनेगा कंट्रोल लाइन, ये है, फिर ये ऐसे बनेगा ना। ये यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगा सब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका वर्टिकल डिस्टेंस तो बढ़ रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। कॉन्टूर का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, मान लीजिए कॉन्टूर का रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे 100 है, ये 90 है, ये क्या 80 है, तो ये 80 90 100, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी है, तो ये क्या हिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है ना। और वर्टिकल क्लिफ के केस में आपका क्या होता है कि जो वर्टिकल क्लिफ वाला पॉइंट होता है वहां हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं वैरी करता है, ये ऐसे रिप्रेजेंट करेगा ना, ये इसको हम लोग कहेंगे ना वर्टिकल क्लिफ। तो ये यूनाइट होता है तो फॉर्म द सिंगल। ठीक है। ओवरलैपिंग टाइप, हाँ, ओवरलैपिंग टाइप या इंटरसेक्टिंग टाइप, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्टूर लाइंस क्लोज टुगेदर इंडिकेट। बताइए आप। कॉन्टूर लाइन है, ये पास पास है, और कॉन्टूर लाइन ये दूर दूर है। ये भी 90 है, 100 है, 110 120 है। ये भी 90 है, 100 है, 110 है, 120 है। मतलब वर्टिकल डिस्टेंस आपका सेम है। ठीक है। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है, यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस उतना ही है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा है। ये देखिए, अब इसको ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो कौन सा स्टीप होगा, स्टीप होगा ना ये। जहां क्लोज होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टीप। जहां दूर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जेंटल। ये क्या स्टीप, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जेंटल। ठीक है। यूनिफॉर्म कैसे होगा, दो चीजें, एक बहुत क्लोज है एक बहुत दूर है। तो बहुत क्लोज है तो स्टीप रिप्रेजेंट करेगा, बहुत दूर है तो आपका क्या जेंटल रिप्रेजेंट करेगा, तो बहुत कम स्लोप है। और बीच का है तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म कहेंगे। ठीक है। हम्म चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोज कॉन्टूर लाइन विथ वन और मोर हाई वंस इनसाइड टू प्रेजेंट, मतलब क्या कह रहा है। कॉन्टूर लाइन है विथ वन और मोर हायर वंस इनसाइड टू प्रेजेंट, मतलब अंदर, अब सर्कुलर है। और जो अंदर का है वन और मोर हायर वंस इनसाइड, अंदर का है वो हायर है, मतलब ये 100 है, तो ये 90 तो 80 है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो हिल रिप्रेजेंट कर रहा है। पॉन्ड कैसे रिप्रेजेंट करेगा, यही सर्कुलर है। और ये आपका अगर 100 है, ये 110 है, ये क्या 120, तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, पॉन्ड।
ठीक है ना? ये 6 से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। सर्वेइंग का क्वेश्चन है ये। बियरिंग का क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं ना, बियरिंग कैसे निकलता है? पहले ये देखिए आप लोग। ये ए बी सी ट्रायंगल है। यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, कौन सा दिया है एंगल? हम्म, ये पे दिया हुआ है। ए बी का लेंथ दिया हुआ है 3.5 मीटर। बी सी का दिया हुआ है 2.75 मीटर। और सी ए का दिया हुआ है 6.20 मीटर। और एंगल ए सी डी ये पूरा दिया हुआ है। और एंगल बी सी डी ये दिया हुआ है। ठीक है, तो एंगल ए सी डी में माइनस करेंगे एंगल, एक सेकेंड, एंगल ए सी डी में माइनस करेंगे एंगल बी सी डी। तो क्या आपका आएगा? एंगल ए सी बी आएगा, ये ना आएगा? करिए। ए सी डी कितना है? 179 डिग्री 14 मिनट 33 सेकेंड। और बी सी डी कितना है? 179 डिग्री 10 मिनट 17 सेकेंड। माइनस करिए। 33 - 17 करेंगे कितना आएगा? 16 सेकेंड 4 मिनट 0 डिग्री। यही ना है? यही है। तो ये एंगल आपका दिया हुआ है 0 डिग्री 4 मिनट 16 सेकेंड। ये आपका 3.5 है, 2.75 मीटर। ये आपका 6.20 मीटर। ठीक है, ये एंगल आपको निकालना है क्योंकि आपका यहाँ पे ए बी का बियरिंग दिया हुआ है। तो ए बी का बियरिंग ये एंगल होगा। एसी का बियरिंग निकालना तो ये एंगल आपको ऐड करना पड़ेगा ना। इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं। तो इसमें हम लोग को ये ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग को ये एंगल निकाला। तो हम लोग साइन रूल निकाल देंगे ना। साइन साइन रूल निकालेंगे। साइन बी बाय ए सी इज इक्वल टू साइन सी बाय ए बी। साइन रूल क्या होगा? ये ना आएगा। और ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो इसमें साइन बी को बी लिख सकते हैं, तो बी बाय ए सी इज इक्वल टू सी बाय बी हो जाएगा ना, क्योंकि ये बी और सी है वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, बी कितना है आपका निकालना है। एसी इधर जाएगा। एसी कितना है? 2.75 इंटू सी कितना है? 0 डिग्री 4 मिनट 16 सेकेंड डिवाइड बाय ए बी कितना है? 3.5। ये देखिए 4 मिनट 16 सेकेंड को कितना आप सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, कितना आएगा? 240 प्लस 16 सेकेंड आएगा, 256 सेकेंड आएगा। तो पूरा मल्टीप्लाई करिए, फिर हम लोग वापस कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, 2.75 डिवाइड बाय 3.5 इंटू 256 इंटू 256। 2.75 इंटू 256 डिवाइड बाय 3.5। ये कितना आ रहा है आपका? एंगल भी आ रहा है 201.14 सेकेंड्स आ रहा है। इसको हम लोग डिग्री में फिर कन्वर्ट करते हैं, कितना आएगा? कितना आ रहा है? 0 डिग्री रहेगा 3 मिनट। सेकेंड्स में माइनस करेंगे कितना? 180 माइनस 21.14 सेकेंड आ रहा है। 21.1 एग्जैक्ट वैल्यू। समझ में आ रहा है ना आप लोग? अभी तक क्या किया? चल लगाना नहीं समझ रहा है। साइन लगाना। साइन रूल आपको नहीं पता है क्या? साइन रूल। हाँ, साइन रूल क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल में साइन रूल कैसे हम बनाते हैं? साइन रूल क्या होता है आपका? ये एक ट्रायंगल है, एक सेकेंड। ट्रायंगल एबीसी है। क्या होता है? एंगल ए डिवाइड बाय, कि एंगल बहुत स्मॉल होता है, तो साइन ऑफ एंगल ए
को ए लिख सकते हैं, इतना याद रखिएगा, साइन ऑफ एंगल ए को ए लिख सकते हैं। एंगल ए डिवाइड बाई उसका सामने वाला लेंथ बीसी इज इक्वल टू एंगल साइन ऑफ एंगल बी डिवाइड बाय इसका सामने वाला लेंथ क्या है, एसी, ये बराबर होता है साइन ऑफ एंगल सी डिवाइड बाय उसके सामने वाला है ए बी, ये आपस में बराबर होता है, ये होता है साइन रूल। तो यही ना ये हम लोग यहाँ लगाए हैं, ठीक है। अब समझ में आया ये हम लोग कैसे हम लोग एंगल बी निकाले हैं। एंगल बी निकल गया, आपको समझ में आ गया ना, 0 डिग्री 3 मिनट 21.14 सेकेंड। हम्म। तुम क्वेश्चन पढ़ो, तुम खुद पढ़ो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एबी का बेरिंग दिया है, सीडी का बेरिंग पूछ रहा है। क्वेश्चन तुमको बस ये कहना चाह रहा है, और उसमें बहुत ही पैरामीटर दिया है, एबी का लेंथ दिया है, बीसी का दिया है, एसी का दिया हुआ है, एंगल एसीडी दिया है, बीसीडी दिया है। तो एंगल एसीडी माइनस बीसीडी की है तो एंगल एसीबी आ गया, जो ये स्मॉल एंगल है, ये एंगल, ये एंगल आ गया, फिर साइन रूल लगाया तो ये एंगल आ गया। अब देखिए यहां तक ये हुआ। अब देखिए ना आप लोग, अब देखिए ये किसी भी लाइन का बियरिंग क्या होता है, ये क्या लिखा है, ट्रू नॉर्थ दिखा रहा है आपका, ट्रू नॉर्थ दिखा रहा है, तो वहां से ये एंगल होता है ना आपका बियरिंग, एबी का बियरिंग मतलब ये एंगल। अब उसमें ये एंगल ऐड कर देंगे, किसका आ जाएगा, एसी का बियरिंग आ जाएगा। एबी का बियरिंग दिया हुआ है तो एसी का बियरिंग क्या होगा, एसी का बियरिंग क्या होगा, एबी के बियरिंग में, ऑफ एबी में हम लोग कौन सा एंगल ऐड करेंगे, एंगल बी ए सी, जो ये एंगल हम लोग निकाले हैं। बियरिंग ऑफ एबी कितना है, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 115 डिग्री, 115 डिग्री 23 मिनट 49 सेकेंड। इसमें हम लोग ऐड करेंगे कितना, 0 डिग्री 3 मिनट 21.14 है, तो 21 मान के चल लेते हैं मोटा मोटा, कितना सेकेंड, ठीक है। ये हो गया, इसको ऐड करिए कितना आ रहा है, 21.1 मान लेते हैं, तो 21 ही मान लेते हैं, चलिए ठीक है। अप्रॉक्स हम लोग देख के मार दिया जाएगा। तो ये इसको ऐड करिए कितना आएगा, ये 60 सेकेंड हो गया, 49 सेकेंड प्लस 21 सेकेंड कितना हो गया, 70 सेकेंड हुआ। ये आप लोग ऐड करने आता है ना, एंगल कैसे ऐड करते हैं, 49 सेकेंड में 21 सेकेंड ऐड करेंगे, कितना होगा, 70 होगा, 70 होगा ना, 70 सेकेंड। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मिनट 10 सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड, 1 कैरी हो गया, 1 इधर चला गया, 23 + 3 26, और एक यहाँ से आया, ये कितना हो गया, 27 मिनट, और ये कितना हो गया, 115 डिग्री। तो 115 डिग्री 27 मिनट 10 सेकेंड, ये आ गया आपका, ये किसका आ गया, आपका बियरिंग ऑफ एसी, ठीक है। तो आपको ये डायग्राम से और अच्छे समझ में आएगा। एक बार यहाँ पे और डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रू नॉर्थ, ठीक है, ट्रू नॉर्थ। तो हाँ अब देखिए एबी का बियरिंग दिया था, तो इसका मतलब क्या हो, ट्रू नॉर्थ से जो एंगल होता है उसी कहते हैं ना बियरिंग। एबी का बियरिंग ये हो गया, इसमें ये एंगल हम लोग ऐड कर देंगे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, एसी का बियरिंग दिखाएगा, वही देखिए हम लोग बियरिंग ऑफ एसी निकालें, बियरिंग ऑफ एसी है, बियरिंग ऑफ क्या, एसी है, ट्रू नॉर्थ से यहाँ बना। तो बियरिंग ऑफ सीए क्या होता है, आप लोग को पता है ना, बियरिंग ऑफ एसी है तो सीए का बियरिंग क्या होगा, अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो माइनस करते हैं, अगर 180 डिग्री से कम है तो प्लस 180 डिग्री करते हैं ना। तो कितना हो गया, 115 डिग्री 27 मिनट 10 सेकेंड में प्लस 180 डिग्री कर देंगे तो बियरिंग ऑफ सीए आ जाएगा, बियरिंग ऑफ सी आ जाएगा, कितना होगा, 115 प्लस 180 कितना, 295 हो गया। हम्म, 295 डिग्री 10 मिनट, सॉरी 27 मिनट
27 मिनट 10 सेकेंड। ठीक है, बियरिंग ऑफ सी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अब देखिए, आप लोग डायग्राम से इसको समझना ही पड़ेगा। सी ए का बियरिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एंगल पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। बोलिए। हम्म, यहाँ पे समझिए, टू नॉट बना के कि बियरिंग ऑफ सी ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एंगल पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यहाँ से। ठीक है, अब हम लोग को बियरिंग ऑफ सी डी निकालना, तो ये एंगल होगा, तो इसमें ये बाहर वाला एंगल माइनस करना पड़ेगा। ये बाहर वाला एंगल कैसे निकलेगा? बाहर वाला एंगल निकालने के लिए 360 डिग्री में माइनस करेंगे हम लोग ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी ए। बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंगल बी सी डी प्लस बी सी ए प्लस एंगल बी सी ए को 360 डिग्री में से हम लोग जब माइनस कर देंगे, तो ये वाला एंगल बाहर वाला आ जाएगा यहाँ तक। देखिए, बी सी डी बी सी ए, ये दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल 360 डिग्री से माइनस करेंगे, ये एंगल आएगा। और ये एंगल को हम लोग जो बियरिंग ऑफ बियरिंग क्या है? बियरिंग ऑफ ए सी ए है ना, ये पूरा। टू नॉट सी डी ए है ना, बियरिंग ऑफ सी ए पूरा हो गया। इसमें से ही हम लोग को क्या, यही ना एंगल बाहर वाला माइनस करना है, ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल आएगा, ये एंगल आपका क्या देगा? बियरिंग ऑफ सी डी दे देगा। ये ना एंगल बियरिंग ऑफ सी डी दे देगा, तो इसको पहले हम लोग निकालते हैं, इसको हम लोग माइनस कर देंगे बियरिंग ऑफ सी ए से। ठीक है, तो 295 डिग्री 27 मिनट 10 सेकेंड में से माइनस कर देंगे ये वाला एंगल, माइनस क्या, 360 डिग्री, माइनस माइनस जाएगा, प्लस हो जाएगा। एंगल बी सी डी कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ है? बी सी डी देखिए कितना दिया हुआ है, बी सी डी दिया 179 डिग्री 10 मिनट 17 सेकेंड प्लस 179 डिग्री 10 मिनट 17 सेकेंड। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगता है लोगों को, लेकिन ये अभी समझाने के लिए आप लोगों को हम मतलब धीरे धीरे बता रहे हैं, मतलब आपको पता है तो आप लोग फटाफट इसको ऐड कर करके करते जाएंगे। 179 डिग्री, कहाँ गया? 179 डिग्री 14 मिनट 33 सेकेंड है ना। डायरेक्ट एंगल एसीडी तो दिया ही हुआ है ना, जब बीसीडी में हम लोग ये ऐड करेंगे तो वही ना, एसीडी डायरेक्ट दिया ही हुआ है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, ये एंगल क्या हो जाएगा? एसीडी हो जाएगा ना, ये डायरेक्ट दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। एसीडी कितना दिया है? 179 डिग्री 40 मिनट 179 डिग्री 14 मिनट 33 सेकेंड, इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी वही आएगा, देख लीजिए। 179 डिग्री 10 मिनट 17 सेकेंड में ऐड करेंगे, क्या था आपका आया था यहाँ पे आंसर? एक 0 डिग्री कितना था? 3 डिग्री 4 मिनट 14 सेकेंड, ये ना था? कहाँ गया यार? 16 सेकेंड, 0 डिग्री 4 मिनट 16 सेकेंड, ये ना, इन दोनों को ऐड करेंगे 33 आएगा, ये 14 और ये 17, वही है। इसको करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपका जाएगा 43 सेकेंड्स, 27 14 ऐड करिए, कितना आ रहा है? 27 + 14, ये आपका आ जा रहा है 41 मिनट, और ये कितना आ रहा है? 295 प्लस 179, ये कितना आ रहा है? 474 डिग्री। इसमें से माइनस कर देंगे 360, 360 माइनस कर देंगे, -360 करेंगे 114, 114 डिग्री 41 मिनट 43 सेकेंड, ये आपका हो गया आंसर। हो जाएगा आपका बियरिंग ऑफ सी डी का बियरिंग ही पूछ रहा है, ये ऑप्शन सी के अप्रोक्स आ रहा है, इसी हो जाएगा आंसर। समझ में आया ये?
बताइए क्या, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए। पोच पोच हो गया सर। चलो फिर से समझाते हैं एक बार हम। ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। ये डायग्राम हम लोग फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है। देखो ये तुमको तो पहले समझ में आना चाहिए, एंगल ए बी सी है, ट्रायंगल एबीसी है। ये डिस्टेंस दिया, ये डिस्टेंस दिया, ये दिया हुआ है। ये एंगल ए सी डी दिया हुआ है, और एंगल ये वाला एंगल पूरा वाला, और एंगल बी सी डी दिया हुआ है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये एंगल आएगा। ये एंगल यहाँ है। फिर उसका हम लोग साइन रूल लगा के ये एंगल निकालें। यहाँ तक तो सबको समझ में आया होगा। साइन रूल लगा के एंगल बी निकालें, बी निकालें, वो हम लोग का एंगल आ गया है यहाँ पे। यहाँ पे ये रहा, एंगल बी आ गया है। ठीक है। समझ में आ गया ना। ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब बियरिंग का कॉन्सेप्ट समझिए, बियरिंग होता क्या है। क्या है? हाँ, ये देखिए ट्रू नॉर्थ है ना। ये ए बी का बियरिंग क्वेश्चन में दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है सी डी का बियरिंग। इसको मिटा देते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। अब ए बी का बियरिंग क्या हुआ, टू नॉर्थ जो एंगल होता है ए बी का बियरिंग। इसमें जब ये एंगल ए ऐड किए हैं, जो हम लोग निकाले हैं ट्रायंगल का, ये पूरा एंगल आएगा। ये किसका बियरिंग दिखा रहा है, एसी का बियरिंग दिखा रहा है। वही हम लोग किए हैं, वही हम लोग पहले स्टेप किए हैं कि एसी का जो बियरिंग होगा वो होगा बियरिंग ऑफ ए बी प्लस एंगल बी ए सी। उसमें वो एंगल हम लोग ऐड किए हैं। तो वो हम लोग जो एंगल ए निकाले उसको ऐड किए, तो ये आ जाएगा एसी का बियरिंग। अब एसी का बियरिंग है, यहां से भी टू नॉर्थ हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। समझ में आ गया एसी का बियरिंग। अब इसको फिर मिटा देते हैं। एसी का बियरिंग का मतलब क्या हुआ, ये पूरा एंगल। अब सीए का बियरिंग का क्या हुआ, मतलब टू नॉर्थ से ये पूरा एंगल। तो ये क्या होता है, ये इसका निकालने का तरीका होता है ना। फोर बियरिंग इज इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री। क्या होता है ये, अगर फोर मतलब एसी का बियरिंग है, वो अगर 180 डिग्री से कम है तो इसमें 180 डिग्री ऐड करते हैं, नहीं तो अगर ज्यादा है तो माइनस करते हैं। तो इस केस में क्या है, 180 डिग्री से कम है तो इसमें ऐड करेंगे ना। तो जो बियरिंग ऑफ एसी आया उसमें प्लस 180 डिग्री करेंगे तो बियरिंग ऑफ सीए आ जाएगा। ये की है सीए बियरिंग होगा, बियरिंग ऑफ एसी जो ये है, इसमें 180 डिग्री ऐड कर दी है। ठीक है। तो बियरिंग ऑफ सी आ जाएगा। अब बियरिंग ऑफ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा टू नॉर्थ से ये पूरा एंगल होगा बियरिंग ऑफ सी। ठीक है। और अब हम अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, बियरिंग ऑफ सी डी। बियरिंग ऑफ सी डी बस ये एंगल होगा, बस ये एंगल आपका होगा बियरिंग ऑफ सी डी। तो आपको ये एंगल ये पूरा माइनस करना पड़ेगा ना। ये पूरा माइनस करना पड़ेगा। ये निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, ये एंगल कितना होगा 360 डिग्री माइनस एंगल ए सी डी होगा। ये ए सी डी ये एंगल है बाहर, ये वाला एसीडी इंटरनल, जो इंटरनल एंगल दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो 360 डिग्री में माइनस एंगल एसीडी इंटरनल वाला करेंगे क्वेश्चन में दिया है, वो बाहर वाला ये एंगल आ जाएगा। बाहर वाला एक्सटीरियर वाला एंगल एसीडी आ जाएगा, आ जाएगा। आ जाएगा ना, ये एंगल आपका आ गया। इस पूरे में से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, वही हो जाएगा आपका बियरिंग ऑफ सीडी हो जाएगा ना। तो ये पूरा एंगल क्या है, बियरिंग ऑफ सी ए माइनस जो एक्सटीरियर एंगल एसीडी निकाले हैं जो कि है 360 डिग्री माइनस एसीडी। ये एंगल आ गया, ये आपका हो गया क्या, माइनस की। तो ये एंगल है, ये आपका हो गया आपका बियरिंग ऑफ सीडी। समझ में आ गया। अब तो समझ में आया होगा बहुत लोग को। अब समझ में आया कि नहीं भाई, बताओ। हाँ, समझ में आया। इस तरह क्वेश्चन देख के आप लोगों को थोड़ा डर लगता होगा, मतलब लंबा है। कुछ कुछ क्वेश्चन लंबे रहेंगे भी, सब क्वेश्चन इजी नहीं रहेंगे गेट में भी। क्वेश्चन सेलेक्ट करके करना है, लास्ट में समय बचा है तो बिल्कुल करिए इस क्वेश्चन को। मैं देखिए कॉन्सेप्चुअल वाइज इतना नहीं है, बस आपको एंगल से खेल खेल के निकालना है। इसका कैलकुलेशन स्पीड अच्छा होगा, फटाफट सॉल्व कर लेगा। ठीक है। क्या हुआ साइलेंट, क्या हो गया, आज रहने दीजिए। नहीं समझ में आएगा तेरे को।
हम्म, समझ लिया? तो कंटिन्यू करें थोड़ा, 5-10 मिनट और करते हैं क्लास। क्यों? कुछ और थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और भी बहुत चीजें मिलेंगी। थोड़ा और देर कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या दिखा रहा है ये? ये मतलब जीरोथ ईयर में आपका एक डिपॉजिट है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हर साल आपका 3-3 हजार रुपया डिपॉजिट है, जिसका इंटरेस्ट रेट है 10%। आपसे पूछ रहा है कि फाइनल सिक्स्थ ईयर है, उस पर कितना डिपॉजिट आपको मिलेगा, ये ना पूछ रहा है। तो पीरियड देखिए कितना है, ये कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इन द कैश फ्लो डायग्राम शोन इन द फिगर, कौन सा ये ऑप्शन सही है? इक्वल डिपॉजिट ऑफ 3000 रुपीज पर ईयर, ठीक है ना? इक्वल डिपॉजिट है ऑफ 3000 रुपीज पर ईयर, ये प्रेजेंट कर रहा है, कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, ये भी सही है। ये कह रहा है अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर सेवेंथ डिपॉजिट। आप लोग सिक्स देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये आपका फर्स्ट डिपॉजिट है, ये आपका सेकंड डिपॉजिट है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ डिपॉजिट है। तो सिक्स्थ ईयर में जो आपका है, आफ्टर 6 ईयर जो है वो ठीक है, लेकिन वो डिपॉजिट नंबर क्या है? सेवेंथ डिपॉजिट नंबर। तो पूछ रहे अमाउंट एक्यूमुलेटेड आफ्टर सेवेंथ डिपॉजिट, सेवेंथ डिपॉजिट के बाद उसी समय कितना अमाउंट आपका एक्यूमुलेट होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे जाएगा करेक्ट। ठीक है, समझ में आया ना सबको? चले आगे। ये क्या कह रहा है कि व्हाट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर द यूज ऑफ बोरोड कैपिटल। कैपिटल हम लोग एक लिए, उसको हम लोग 5 साल बाद दिए, इस पे क्या इंटरेस्ट लगता है? टू द पावर ऑफ एन माइनस सी, ये होता है आपका इंटरेस्ट। इतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, समझे? कि सी कैपिटल हम लोग लिए, उसको एन साल बाद दिए आई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो सी इंटू 1 + i टू द पावर ऑफ एन, इतना फाइनल हम लोग को एंड में पे करना पड़ेगा। इसमें से सी क्या था? कैपिटल था। तो इसमें से ये सी कैपिटल माइनस कर देंगे तो इतना वैल्यू आपका क्या है? इंटरेस्ट का, वो हम लोग को पे करना पड़ता है। समझ में आया? सिंपल इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता भाई, बस कहने की बात है, हर जगह कंपाउंड ही लगता है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आप लोग पैसा लेते हैं उधार पे, तो आप लोग जो पैसा देते हैं उधार का, पैसे पे आप लोग क्या पैसा देते हैं? इंटरेस्ट रेट देते हैं ना। एक तो कैपिटल तो देना ही देना होगा, साथ में आप इंटरेस्ट देते हैं ना। तो वही हम इंटरेस्ट हम यहाँ पे आपको करके दिखा दिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एक अलग टर्म है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसको कहते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू तो देना ही होगा। पूछ रहा है अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर द यूज ऑफ बोरोड मनी। लोन लेने के लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी पे करना पड़ता है। मान लीजिए सी अमाउंट लोन लिए हैं, तो सी इंटू 1 + i टू द पावर ऑफ एन, अगर एन साल बाद आप जमा कर रहे हैं पूरा, तो माइनस सी, ये इतना इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है, उसके साथ साथ में आपको कैपिटल भी देना पड़ता है। आंसर में सी था, देख लेते हैं भाई एक बार, आंसर में सी था तो। आंसर आंसर मैं नहीं देखा हूँ। एक सेकेंड। नहीं भाई, आंसर में सी नहीं है, इंटरेस्ट ही होगा। अगर आप कहीं देखें हैं तो गलत है वो, सी होगा इसका आंसर। जहां तक मेरे को आंसर मिला है तो मतलब इंटरेस्ट ही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे।
ये क्वेश्चन करते हैं एक बार। और मेरे को पिछले क्लास में एक क्वेश्चन आया था उसका, सुनील कुमार चौहान करके कोई है। सुनील है कि चला गया? है। तुम जो क्वेश्चन दिए थे मेरे को, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। हम्म। चलो पहले हम लोग काम करते हैं, उसी को सॉल्व कर लेते हैं। अभी तो क्वेश्चंस बहुत हैं, नेक्स्ट सेशन में बाकी डिस्कस कर लिया, पहले इसको कर लेते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन ये ऐसे था, ये था क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन खोजा था, उसको मिल गया था मेरे को। ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या ज्वाइंटेड रॉक है। एक सेकेंड, तो हम लोग उधर ले लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। एक ज्वाइंटेड रॉक सैंपल इज सब्जेक्टेड टू 20 मेगापास्कल वर्टिकल स्ट्रेस एज शोन इन द फिगर। द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है रॉक का 10 गीगापास्कल एंड द नॉर्मल स्टिफनेस वैल्यू दिया हुआ है ऑफ जॉइंट 5 गीगापास्कल पर मीटर। Assuming the one dimensional elastic behavior of the rock jointed and the displacement in millimeter of the loading surface AB। यही था ना आपका क्वेश्चन। इसमें देखिए आपका क्या है, स्ट्रेस फॉर्मूला तो वही लगेगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस दिया है, स्ट्रेन होता है डेल्टा एल बाय एल। एल दिया हुआ है, डेल्टा एल निकालना है। ये आपको ई इस केस में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। 1 अपॉन ई एम एक फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू 1 अपॉन ई आई इंटैक्ट रॉक का प्लस फ्रीक्वेंसी एफ अपॉन के, ये होता है। ये ईएम जो इस केस है उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, वो होता है 1 अपॉन ई आई इंटैक्ट रॉक का, जो कि दिया है क्वेश्चन में 10 गीगा पास्कल। तो गीगा को हम लोग कन्वर्ट करेंगे मेगा में, तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ये हो गया। एफ होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ जॉइंट्स पर मीटर। 100 मिलीमीटर में आपका कितना है, एक जॉइंट्स है। तो एक मीटर में कितना होगा, 1/100 इंटू 1 मीटर। तो एक मीटर में कितना होता है, 1000 होता है। घटेगा कितना आएगा, 10 जॉइंट। तो फ्रीक्वेंसी एफ क्या हो गया आपका, 10 हो गया ना। फ्रीक्वेंसी एफ क्या होता है, नंबर ऑफ जॉइंट्स पर मीटर, एक मीटर में कितना जॉइंट्स है, फ्रीक्वेंसी एफ हो गया 10। और कितना स्टीफनेस के नॉर्मल स्टीफनेस कितना दिया हुआ है, 5 गीगा पास्कल पर मीटर। ये कितना हो जाएगा, 5000 मेगा पास्कल हो जाएगा। ठीक है, इसको एलसीएम ले लीजिए, 10,000 एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 1 + 20, 21/10,000 आएगा। ईएम से आ जाएगा आपका 10,000 डिवाइड बाई 21। सॉल्व करिए, डिवाइड बाई 21, 476 के आसपास, 476.19 मेगा पास्कल। याद रखिएगा, गीगा पास्कल को हम लोग मेगा पास्कल में कन्वर्ट किए। अब ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल होगा। ईएम यहाँ पे आपका दिया है 476.19, स्ट्रेस दिया है सब्जेक्टेड टू इतना वर्टिकल स्ट्रेस, इतना मेगा पास्कल है, तो ये भी यूनिट चेंज नहीं करना है। 20 डिवाइड बाय डेल्टा एल निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना, एल दिया हुआ है आपका 100 mm। एल जो पुट करेंगे उसी में आपका आएगा यूनिट डेल्टा एल का। उसमें किस से है, मिलीमीटर में, तो ये भी मिलीमीटर में पुट करेंगे, आपको करेंगे क्या हम लोग 100। डेल्टा एल आपका क्या हो जाएगा, 2000 डिवाइड बाय 476.19। सॉल्व करिए, 2000 डिवाइड बाय 476.19 कितना आएगा, 4.2 के अप्रॉक्स आएगा मिलीमीटर। समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में बेसिक ही क्वेश्चन था। स्ट्रेस जो यंग मॉडुलस होता है वो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस दिया हुआ एल दिया हुआ है और डेल्टा निकालना है। ये इस क्वेश्चन में जो हम लोग को फॉर्मूला लगा, ये
ये नया फॉर्मूला लगा है। ये फॉर्मूला, ठीक है। रॉक मैकेनिक्स में फॉर्मूला के बारे में बताया जाएगा और अच्छे से, कि जो हम लोग का इंटैक्ट रॉक है और स्टीफनेस दिया है, उसके मदद से हम लोग ओवरऑल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं। ये 2023 का गेट का क्वेश्चन है, आया था। अगर आप देखिए, ऐसा नहीं जरूरी है कि आपको सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की जरूरत है, हो सकता है बहुत लोगों को ये क्वेश्चन ना आए, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद भी हो सकता है कि ये फॉर्मूला बहुत रेयर लग रहा होगा। मैं भी जब पढ़ा था तो मेरे को फॉर्मूला बहुत रेयर लगा था, ऐसा कहीं दिखा नहीं था। ये तो अभी नहीं पढ़े हैं। हाँ ठीक है, नहीं पढ़े हो, वो मेरे से क्वेश्चन पूछा था पिछले में तो मैंने बता दिया अभी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, 1/em इक्वल टू 1/ei प्लस f/k। अब ये फॉर्मूला आप लोग जिंदगी में नहीं भूलेगा, जितने लोग ये क्लास अटेंड किए हैं। एक बार मतलब यही होता है ना कि एक बार देखना होता है, अच्छे से समझना होता है, ठीक है। ठीक है सुनील, समझ में आया? कैसे बनाए हो तुम? इसको अलग तरीके से बनाए थे? मतलब जिस तरीके से तुम बनाए उससे भी आंसर आया है क्या? क्या तरीका बताओ मेरे को, मेरे को तो यही पता है, मतलब कि यंग मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, और यंग मॉडुलस यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया है, इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग उसको निकाल लिया है। और बाकी तो बेसिक ही क्वेश्चन है, इतना कुछ है नहीं इसमें, ये फॉर्मूला आएगा तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन, इतने जी तो पूछना भी नहीं चाहिए, ठीक है। व्हाट्सअप कर देना, तुम देख लेंगे हम एक बार। और तुम लोगों का क्लास वगैरह कैसे चल रहा है तब? इस समय तुम लोग का मतलब एक्टिव क्लास कौन कौन सा चल रहा है? रॉक मैकेनिक्स स्टार्ट नहीं हुआ क्या तुम लोग का अभी? बताओ क्या डाउट है। निहारिका? इस समय तुम लोग कौन सा एक्टिव 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 क्लास चल रहा है? एक जितेंद्र सर लेते हैं एफटी का तुम लोग का, बाकी? क्या पूछ रहा है कि सर ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में, क्लिफ तो आप लोगों को समझ में आया ना क्या हुआ? ओवर हैंगिंग के केस में आप खुद समझिए ना, डायग्राम कैसे बनेगा। हाँ, जो कि बता रहे हैं। देखिए ना आप ऑनलाइन, कैसे मैं डायग्राम यहाँ बनाऊँ। ओवर हैंगिंग क्लिफ ऐसा होगा ना, ये ऐसा बनेगा ओवर हैंगिंग क्लिफ। वहीं आपका वर्टिकल क्लिफ कैसा बनेगा? ये ये आपका वर्टिकल क्लिफ, ये होगा आपका ओवर हैंगिंग क्लिफ। ओवर हैंगिंग क्लिफ, ये होगा आपका क्या, वर्टिकल क्लिफ। इसका कॉन्टूर आप खुद बनाइए, क्या होगा? यही ना होगा, इस पॉइंट पे आके ये ऐसे होता जाएगा। ये सबसे कम है, मतलब ये 90 है, ये 100 है, 110 है, समझ में आ रहा है ना? और ये क्योंकि यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ना, दो कॉन्टूर के बीच में। क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं। लेकिन यहाँ देखिए ओवर हैंगिंग क्लिफ के केस में क्या है, कुछ है ना, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ना। तो इसका इसका बनाइए आप, कैसे बनेगा। मान लीजिए एकदम कॉन्टूर हम एकदम अच्छे से बनाते हैं इसका, वैसे लाइन खींच दीजिए, फिर यहाँ ऑनलाइन आप लोग फिगर खोजिए, मिलता है इसका भी, अच्छे से समझ में आता है। एक सेकंड रुको ना, मैं ऑनलाइन ही फिगर से खोज के दिखाता हूँ सर।
नहीं नहीं, वर्टिकल और ओवरहैंगिंग सेम नहीं होगा। उस क्वेश्चन में तो ओवरहैंगिंग भी ऑप्शन में दिया था ना। एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन था वो? देखो, मैं कहाँ बोला हूँ? मैं वर्टिकल क्लिफ का बताया हूँ, हिल्स का बताया हूँ, हॉरिजॉन्टल ओवरहैंगिंग क्लिफ का तो मैं बताया ही नहीं हूँ। ओवरहैंगिंग क्लिफ में नहीं होता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है ना अब? हाँ, मैं बंद किया था। ये देखिए ना, देखिए वर्टिकल क्लिफ ये है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है आपका ओवरहैंगिंग क्लिफ। क्लिफ में आपका इंटरसेक्ट करता है, कभी भी क्लिफ होगा तो वहां पे इंटरसेक्ट करेगा। देखिए इस केस में इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है। वही वर्टिकल क्लिफ होगा तो एक ही जगह आके आपका ओवरलैप कर जाएगा। और ओवरहैंगिंग में कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा, इंटरसेक्ट होके चला जाएगा। कॉन्टूर आप लोग पढ़े ना, कैरेक्टरिस्टिक्स के कॉन्टूर कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ क्लिफ। क्लिफ के केस में, ओवरहैंगिंग क्लिफ के केस में इंटरसेक्ट कर सकता है, वर्टिकल क्लिफ के केस में ओवरलैप कर सकता है, वो भी इंटरसेक्ट ही रहेगा। ठीक है, समझ में आया? हम्म, ठीक है ना? चलिए फिर आप आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं हम लोग। बाकी आप लोग क्लास वगैरह करिए। मैं आपसे पूछा था कौन कौन सा एक्टिव क्लास चल रहा है आप लोग का अभी? जैसे एफटी का चल रहा है, सर्वेइंग का चल रहा है, और कोई कौन सा चल रहा है, थोड़ा बताइए ना। नोट्स तो मेरे पास नहीं है। तुम लोगों को नोट्स मिलता है ना सब्जेक्ट, मतलब यहाँ से? मैम लोग तो नोट, इसका सर्विंग पढ़ाया गया ना इसको, तो नोट्स तो मिला ही होगा आपको। जैसे मैं बोल दूंगा, ठीक है? एफटी चल रहा है, सर्विंग चल रहा है, माइंड प्लानिंग। चलिए ठीक है, आपका एक्टिव क्लास अभी ये चल रहा है, तो इस पे आपका एमटी पे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, चलो क्लास एंड करते हैं। थैंक यू। To watch the complete video, download the Mining Gyan app from the Play Store. Enjoy a seamless learning experience without interruptions and subscribe to our YouTube channel.